मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर ऑल वेलकम बाय दिनेश मिगलानी। आज के इस सेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि 12th के बाद क्या किया जाए। ये हमारी सीरीज ऑफ सेशन है और आज इस सेशन के थ्रू हम लो एरिया पर फोकस करेंगे कि अगर आप या आपका बच्चा 12th क्लास में है, जो इसका बोर्ड का एग्जाम अभी आगे मार्च के मंथ में होने वाला है, तो कैसे प्लान करे और क्या सोचे कि 12th के बाद में क्या किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में अभी 5 to 6 मंथ्स बाकी हैं। वैसे तो बच्चा जब 12th क्लास में होता है तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि 12th में मैक्सिमम मार्क्स लिए जाएं, ठीक है। बट इसके साथ साथ क्योंकि मार्क्स लेना कहीं आपको अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है पर एकेडमिक कोर्सेज में, बट अगर आपको किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन चाहिए तो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा हर जगह पे। अब वो प्रोफेशनल कोर्स चाहे आपका एमबीबीएस है, चाहे आपका इंजीनियरिंग है, राइट, और आपको लॉ फील्ड में जाना है तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम परस्यू करना पड़ेगा। आपको बीबीए या एमबीए करना है 5 ईयर इंटीग्रेटेड तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आपको बीजेएमसी में जाना है मास कम्युनिकेशन में, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आपको एनआईएफटी देना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो भी आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो इन सीरीज ऑफ सेशन के थ्रू हम अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि किस कोर्स के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, इसके साथ साथ उस एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है और कैसे हम अभी से ही अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसके साथ साथ ये सेशन काफी हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास +1 में है। उनके पास एनफ टाइम होता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए या अपने करियर को प्लान करने के लिए आगे की 12th के बाद, 12th एग्जाम होने के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके किसी ना किसी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में उनका एडमिशन हो। दोस्तों, एक बात तो हमारे को बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी बच्चे का एम एमबीबीएस करना है या इंजीनियरिंग करना है तो उसकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। रीजन क्या है कि अगर आपने एमबीबीएस में जाना है तो आपने मेडिकल साइड ऑप्ट किया है, ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे फोकस करना है, राइट। जो आप अपने +2 के कोर्स करिकुलम में पढ़ते हैं उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन अगर आप पढ़ेंगे तो आपका नीट का या एमबीबीएस का जो एग्जामिनेशन है आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहीं अगर हमें इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स पे अपनी कमांड बनानी है। जो आप +2 बोर्ड प्रिपरेशन करते हैं उसका थोड़ा सा और एडवांस जाके स्टडी किया जाए, थोड़े और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस किया जाए तो आप कहीं ना कहीं जेईई एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, आईआईटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या आती है कि जिन बच्चों का टारगेट एमबीबीएस या इंजीनियरिंग नहीं होता, यहां हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन बच्चों का टारगेट एमबीबीएस या इंजीनियरिंग नहीं होता, जिसमें इसके अलावा क्या क्या वो करें और किन किन कोर्सेज की तरफ वो जा सकते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का टारगेट एमबीबीएस या इंजीनियरिंग नहीं है और जो बच्चे फ्यूचर में लो एंट्रेंस या लो एज ए प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, हम आज के सेशन में उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, लो एक पैशन है, लो एज ए प्रोफेशन है, एज ए पैशन है। अगर आपका बच्चा या आप लो में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो लो में जो करियर है उसका स्कोप काफी ज्यादा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आज के टाइम में भी लीगल प्रैक्टिशनर, एडवोकेट, लॉयर, जज, ये समाज के वो लोग माने जाते हैं जो मनी अर्निंग के साथ साथ पावर भी फील करते हैं। दे ऑल्सो फील देमसेल्व्स पावरफुल। एक लॉयर है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि इनिशियली उसकी अर्निंग कम हो, बट प्रैक्टिकली ही नोज द लॉ, ही नोज हाउ टू यूज द लॉ, ठीक है। वो लॉ की पावर को जानता है और लॉ की पावर अपने अंदर फील करता है। तो अगर आप फ्यूचर में पावर भी चाहते हैं पैसे के साथ साथ, तो लॉ एक आपके या आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लॉ कैसे किया जाए, कहां से किया जाए।
और लॉ करने के लिए हमें कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए ताकि बच्चे का 12th के बाद अच्छे लॉ कॉलेज में एडमिशन हो जाए। देखिए, इसमें एक मिथ है हमारे मन में। कई लोग एडवाइस करते हैं कि पहले ग्रेजुएशन किया जाए और ग्रेजुएशन के बाद हम LLB करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप LLB करते हैं तो इंडिया के अंदर 3 ईयर LLB के जो इंस्टीट्यूट्स हैं कंपैरेटिवली काफी कम है, जिसमें अगर हम टॉप पे बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर का नाम आता है। हमारे पास में पंजाब यूनिवर्सिटी है। बट अगर हम 5 ईयर के कंपेयर में जाएंगे तो 5 ईयर LLB में जो आपके इंस्टीट्यूट्स हैं मच बेटर है 3 ईयर LLB से, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर आपको लॉ ही करना है तो बेटर है कि आप 5 ईयर करिए, क्योंकि 1 ईयर आपका सेव होता है अगर आप 3 ईयर LLB में जाते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद में। तो सबसे पहला जो एडवांटेज आपको क्या है कि हमारा 1 ईयर सेव हो जाता है, क्योंकि अगर मैं पहले 3 ईयर का ग्रेजुएशन करूंगा और 3 ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद में 3 साल में LLB करूंगा तो 6 साल मुझे स्पेंड करने पड़ेंगे। और वहीं अगर मैं 12th के बाद ही, क्योंकि अगर मेरा लाइफ का ऑब्जेक्टिव लॉयर बनना ही है, लॉ फील्ड में मुझे जाना है, तो बेटर है कि आप 12th के बाद से जाइए ताकि आप 1 साल बचा सकें। सेकंड, मैंने आपको बताया कि 5 ईयर LLB और 3 ईयर LLB में सेकंड प्लस पॉइंट 5 ईयर LLB में जाने का क्या है, क्योंकि 5 ईयर LLB के लिए जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें हम बात करते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, NLU की बात की जाती है। इंडिया में एट प्रेजेंट 21 NLUs हैं जिनको हम IIT या IIM से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, जैसे आज किसी भी बच्चे का एम अगर इंजीनियरिंग करना है तो बचपन से ही उसके माइंड में बिठा दिया जाता है कि बेटे अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको IIT में जाना है, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी बच्चे को MBA करना है तो उसके मन में एम बनाया जाता है, उसको सपना दिखाया जाता है कि अगर MBA करनी है तो मुझे IIM अहमदाबाद से करनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको MBBS करना है तो एम्स दिल्ली हमारा मेन टारगेट होता है, AFMC पुणे आपका टारगेट होता है, ठीक है। वहीं अगर आपके बच्चे के मन में कहीं भी ये एक बात है कि मुझे LLB करना है तो उस बच्चे के लिए सबसे टॉप पे जो कॉलेज आता है नेशनल लॉ स्कूल इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसे हम बैंगलोर कहते हैं, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर। आप इसे कह सकते हैं NLS बैंगलोर, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर। एक बच्चे का एकमात्र टारगेट। जैसे नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर है, ऐसे ही नालसा हैदराबाद है। मतलब ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं तो एक टॉप के कॉलेजेस की बात करेंगे। जैसे हमने बात किया व्हेन आई टॉक्ड अबाउट IIT तो मैंने IIT दिल्ली बोला। ऐसे अगर हम लॉ की बात करेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर का नाम लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए, 12th के बाद हमारे पास में इतने अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं, इसके साथ साथ OP जिंदल है या काफी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो 5 ईयर के अंदर उसमें काफी चीजें वो गेन करता है, स्टडी करता है, उसका फोकस क्रिएट हो जाता है और 5 ईयर के बाद में प्लेसमेंट हो जाती है अच्छी। प्लेसमेंट के साथ साथ अगर उसे प्रैक्टिस करना है तो 5 ईयर में लॉ का इतना बेस क्लियर हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो जाती है उसकी कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, लॉ की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। हायर स्टडी में अगर उसे जाना है तो LLM कर सकता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी से LLM कर सकता है, PhD में जा सकता है। जुडिशियल सर्विसेज में अगर जाना है तो जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी, क्योंकि जो NLUs हैं उनके 5 ईयर का करिकुलम इतना स्ट्रांग है, बच्चे को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, इतने अच्छे ढंग से लॉ के साथ मिक्सअप किया जाता है कि एक बच्चा जो NLU से पास आउट है उसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग, उसकी एक्सप्रेशन एबिलिटी, सब्जेक्ट की नॉलेज काफी डेप्थ नॉलेज होती है, ठीक है। तो बच्चा लॉ के हर करियर में अपने लिए एक निश क्रिएट कर सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि लॉ के हर एरिया के अंदर एक अच्छी स्टैंडिंग अपने लिए क्रिएट कर सकता है। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे लॉ करना है तो NLU से करना है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि NLU के लिए आप कौन सा एग्जाम टारगेट करें और उस एग्जाम में ऐसा क्या आता है और कैसे आप उसकी तैयारी करें। जैसे ही हम लॉ की बात करते हैं तो हमारे मन में इंडिया के अंदर 3 एग्जाम्स के नाम आते हैं। एक तो क्लैट, सबसे ऊपर हमारा क्लैट है, जिसका नाम होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्या नाम होता है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट,
जो इन सभी एनएलयू का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है। जितनी भी एनएलयूज मैंने यहां लिखी है, इन सभी एनएलयूज का ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लैट का नाम देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और एग्जाम आता है जिसे हम AILET कहते हैं, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका एनएलयू दिल्ली कंडक्ट कराती है। देखो एनएलयू दिल्ली जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाती है, तो एनएलयू दिल्ली जो है ये अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेती है जिसे हम AILET कहते हैं। इसके अलावा आप LSAT का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको फॉरेन से लॉ करना है, OP जिंदल से करना है तो LSAT का एग्जाम दे सकते हैं। सिम्बायोसिस से अगर आपको करना है तो SCT का एग्जाम होता है, सिम्बायोसिस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। बट एक बच्चा जिसको LLB करना है 12th के बाद में, टॉप लॉ कॉलेज से LLB करना है, अपने आप को वो माने कि मैं IIT से भी अच्छी जगह पे बैठा हूं, तो उसका टारगेट होता है नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर। अब देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, लॉ के अंदर आपके 12th के मार्क्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th में चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए। इसके अलावा आपके 12th के मार्क्स किसी भी जगह पर, किसी भी कॉलेज में एडमिशन में कहीं भी ऐड नहीं होंगे। सेकेंड थिंग, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपको केवल क्लैट का टेस्ट क्वालिफाई करना है। क्लैट का टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई भी नहीं, टॉप रैंक आपको लेके आना है। ठीक है, तो क्लैट का जो एग्जामिनेशन होता है पेपर पेंसिल एग्जामिनेशन है, जो 200 मार्क्स का आता है। ठीक है, और इस 200 मार्क्स में क्या क्या आता है, मैथमेटिक्स जो 20 क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चन मतलब जो आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 10th लेवल तक का, +1 +2 से रिलेटेड मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता, 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स है। और जनरली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, काफी साल से हम इस इंडस्ट्री में हैं, क्लैट के बच्चों को टीच करते हैं। बच्चों का जो वो इंडिविजुअल रिएक्शन ये रहता है कि एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स करने के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं बचता। क्यों? क्योंकि बाकी पेपर इतना लेंदी होता है, मैथमेटिक्स में ओनली जो सिटर क्वेश्चन है, सिटर क्वेश्चन मतलब देखते ही आंसर कर दिया, कोई शॉर्ट ट्रिक लग गया सीधा, जहां क्वेश्चन सोल्व करने की नीड पड़ेगी तो बच्चा उससे बजाय वो क्वेश्चन करेगा जो पढ़ के इजिली आंसर कर सकता है। सेकंड सेक्शन आता है इसके अंदर इंग्लिश। इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो बच्चा 10th लेवल तक पढ़ता है, +2 लेवल तक। वोकैबुलरी बच्चे की कैसी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वोकैब बिल्डिंग, अब ये चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल हैं, मतलब कि अगर आपने अपने बच्चे के लिए स्टार्टिंग से ही उसकी इंग्लिश पे ध्यान दिया है, उसकी बेसिक वोकैबुलरी इंप्रूव है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर ही स्टडीज, और उसमें से टिपिकल वर्ड्स को नोट्स बनाता है, धीरे धीरे उसे याद हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है इंग्लिश के अंदर। थर्ड सेक्शन आपका रहता है रीजनिंग। थर्ड सेक्शन जो इसमें आता है वो क्या आता है, रीजनिंग। रीजनिंग सेक्शन जो होता है ये आपका लॉजिकल पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सभी बेसिक टॉपिक्स कवर होते हैं। बेसिक टॉपिक कवर होने से मतलब क्या है, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन। बट पिछले कुछ सालों में जो क्लैट का ट्रेंड है, क्लैट का ट्रेंड क्या है कि रीजनिंग में पजल बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, मतलब कि आप कुछ जो बेसिक जो पजल्स है उनको सॉल्व करिए। इसके साथ साथ जो वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग मतलब कि आपकी लैंग्वेज पे कितनी अच्छी कमांड है, तो 20 क्वेश्चन इसके, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो ये 100 मार्क्स तो आपके बने इस सेक्शन से। फिर हमारे पास में 2 सेक्शन बच जाते हैं। फर्स्ट वन इज लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, और सेकंड सेक्शन जो बचता है हमारे पास में वो हमारा बचता है जनरल नॉलेज। लीगल एप्टीट्यूड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें लीगल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लॉ के प्रिंसिपल गिवन होते हैं, उसके ऊपर कोई लीगल प्रॉब्लम होती है। आपको पहले लॉ के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद में जो भी लीगल प्रॉब्लम गिवन है आपको एज ए लॉयर, एज ए जज उस प्रिंसिपल को उस लीगल प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखना है, डिसाइड करना है कि अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हाट यू कैन से, राइट। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लॉ ऑफ टोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। इसके साथ साथ लॉ के जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं, लीगल टर्म्स होती हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर के अंदर स्टडी करते हैं, कोई लेटेस्ट जजमेंट है, कोई ऐसा लैंडमार्क लीगल जजमेंट है, उससे रिलेटेड सारी चीजें लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपसे पूछी जाती हैं। फिर हमारा सेक्शन आता है जनरल नॉलेज। लास्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस ये है कि करंट अफेयर्स आपके अच्छे होने चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या रहती है कि अगर आप 12th एग्जाम देने के बाद में इन चीजों की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ही लीस्ट चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर प्रिपरेशन तो कम से कम आपको 6-8 मंथ पहले से स्टार्ट करनी पड़ती है। इसके साथ साथ चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे इंग्लिश का सेक्शन है, वोकैबुलरी है, रीजनिंग है, तो कुछ मंथ पहले से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि जनवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि 12th बोर्ड एग्जाम देते ही हम इमीडिएट टेस्ट सीरीज की तरफ स्टार्ट करें, पेपर सॉल्व करें, जितने ज्यादा से ज्यादा पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल पैटर्न होता है जो किसी भी लो एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है। AILET जो मैंने आपको बताया, NLU दिल्ली के लिए स्पेशल पेपर रहता है। इसमें 150 मार्क्स का पेपर है। मोर और लेस डिवीजन इसी टाइप से है। मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का हो जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में चीजें लेस हो जाएंगी। तो अगर कोई भी बच्चा लॉ को एज ए करियर ऑप्ट करने की प्लानिंग कर रहा है तो हम तो यही एडवाइस करेंगे उसे कि क्लैट की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है जितना जल्दी हो सके, और ये सितंबर अक्टूबर का जो टाइम होता है बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन करने का। नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आपके पास होते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले। आप एक बार कोर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होते हैं साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, डेली टेस्ट सॉल्व करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो सके।